जस्टिस आयशा मलिक ने 17 सफ़हात पर मुश्तमिल ये फ़ैसला तहरीर किया है। इस फ़ैसले की तफसील क्या है और इस फ़ैसले की इनफरादियत क्या है? इसमें खुला पे बात की गई है, लेकिन इसका बैकग्राउंड अगर देखें तो बैकग्राउंड यहाँ से स्टार्ट होता है कि औरत खुला के लिए कोर्ट में आ रही है तो वो अपना जो डॉवर है हाफ 50% जो है वो सरेंडर कर देगी, और ये वो हकूक़ हैं जो ऑलरेडी कानून में, लॉ में और इस्लाम में औरत को दिए गए हैं। तो इस फ़ैसले में जो दूसरी शादी से मुताल्लिक जो है वो क्या जजमेंट दी गई है? पहली बीवी की इजाज़त के बगैर दूसरी शादी करें तो पॉलीगमी में आता है, जिसकी सज़ा जो है 6 माह कैद है और 3 लाख जुर्माना है। सेकंड बीवी को पता ही नहीं कि पहली ऑलरेडी शादी हुई भी है, इजाज़त ली है कि नहीं ली है, और ये जुर्म है। लेकिन मर्दों के लिए भी ज़रूरी है कि वो अपनी बीवियों को बीवी समझें। तो आप एक बंदे को अजियत दे रहे हैं तो आप उसको उस अजियत के साथ, उस तकलीफ़ के साथ एक बीमारी भी दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शम्सुल हक। औरत के अज़वाजी हुकूक़ से मुताल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस आयशा मलिक ने 17 सफ़हात पर मुश्तमिल ये फ़ैसला तहरीर किया। इस फ़ैसले की तफसील और इनफरादियत जानने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट हाई कोर्ट हारिस शहजाद साहब। अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू द शो। ग्रेटफुल, थैंक यू। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो औरत की अज़दवाजी ज़िंदगी से मुताल्लिक़ जो है, हुकूक़ से मुताल्लिक़ जो है वो एक फ़ैसला दिया है, और जस्टिस आयशा मलिक ने 17 सफ़हात पर मुश्तमिल ये फ़ैसला तहरीर किया है। इस फ़ैसले की तफसील क्या है और इस फ़ैसले की इनफरादियत क्या है, इस हवाले से थोड़ी रहनुमाई कीजिए। थैंक यू सो मच शम्स भाई फॉर हैविंग मी ओवर दिस पॉडकास्ट। आपने बड़ा एक अच्छा टॉपिक चूज़ किया है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट, और माशरती तौर पे अगर हम देखें हमारे जो इन्वायरमेंट चल रहा है, हमारा जो सोशल इन्वायरमेंट है, उसके लिए इसकी नॉलेज और अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह आपने बात की कि जस्टिस आयशा मलिक की जजमेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है, जब जस्टिस आयशा मलिक का नाम आ जाता है तो फिर एक जो है वो बहुत ही डेप्थ में जाके जो है ना, ये कह लें कि जुरिस्ट जो हमारा लॉ है उस एक्सप्लेनेशन आती है। एंड आई एम वेरी इम्प्रेस, क्योंकि जब वो जजमेंट मैं पढ़ता हूँ, जब भी पढ़ता हूँ जजमेंट, तो कुछ ना कुछ नया और ऐसा कुछ सीखने को मिलता है जो डिफरेंट और ऑर्डिनरी नहीं होता। ठीक है। तो ये जजमेंट है डॉक्टर सीमा हनीफ खान वर्सेस वकास खान। बेसिकली ये फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है जिसमें खुला पे बात की गई है, लेकिन इसका बैकग्राउंड अगर देखें तो बैकग्राउंड यहाँ से स्टार्ट होता है कि 2015 में शादी होती है पेशावर में, और 2015 में शादी होती, 2016 में रुखसती होती, 2017 में आके केस फाइल होता है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का ऑन बेसिस ऑफ खुला। ठीक है। तो 2017 में आके खुला का केस फाइल होता है, तो जो पटिशनर हैं डॉक्टर सीमा हनीफ खान, वो एक सूट फाइल करती हैं डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का ऑन बेसिस ऑफ खुला, जिसमें वो डिमांड करती हैं कि निकाह के दौरान इसने जो है वो एक प्लॉट और 30 जो है तोले सोना, और साथ जो है वो मंथली 10,000 रुपया जो है मेंटेनेंस के हवाले से जो है वो क्लॉज 17 ऑफ द निकाहनामा में उसने अपनी शराइत में लिखा था, और वो डॉवर उसने दिया था, लिखा था, वो चीज़ डिमांड करती है। कोर्ट सिंपल खुला देती है और डायरेक्शन देती है कि जी आप सरेंडर कर दें ये चीज़ें, जो कि हमारा कॉन्सेप्ट है, जिसको हम कहते हैं कि जी आप अपना, अगर आप औरत खुला के लिए कोर्ट में आ रही है तो वो अपना जो डॉवर है हाफ 50% जो है वो सरेंडर कर देगी। ठीक है। जो अकमहर है वो सरेंडर करेगी। इसी तरह क्योंकि उस केस में अभी तक कुछ रिटर्न नहीं हुआ था, कुछ मिला नहीं हुआ था, तो उन्होंने कहा जी वो सरेंडर इन ल्यू ऑफ सरेंडर कंसिडर होगा। खैर उस पर आगे अपील आती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अपील खारिज करती है, फिर वो अपर से पेशावर हाई कोर्ट में अपील आ जाती है। जब पेशावर हाई कोर्ट में आता है तो पेशावर हाई कोर्ट भी यही जो है सेगमेंट लेता है, वो अपील जो है वो डिसमिस करता है। तो 24 में सुप्रीम कोर्ट में केस टेक अप होता है, और आके 25 में आके भी हालिया फ़ैसला आता है। इस फैसले में अभी हम आगे ऑब्वियसली तफसील में बात करेंगे, लेकिन फ़ैसले के इख्तिताम में जो इस लॉर्डशिप आयशा मलिक जो है वो ऑथर जज की जजमेंट है, उसमें वो सारा एम्फसाइज करके बता देती हैं कि औरत के बेसिकली बुनियादी हकूक़ क्या हैं, किन वजूहात की वजह से औरत को क्या क्या हकूक़ मिलने चाहिए, और ये वो हकूक़ हैं जो ऑलरेडी कानून में, लॉ में और इस्लाम में औरत को दिए गए हैं, प्रोटेक्शंस दी गई हैं, लेकिन उनको डिस्कस नहीं किया गया मॉरली तौर पे या एथिकली के तौर पे। तो ये सारी जजमेंट का क्रक्स वही है कि उन्होंने इस चीज़ को एम्फसाइज़ किया और डिटेल में बात की है। और एंड में जो इसका फ़ैसला एंड हुआ था, अभी तो बहुत सी चीज़ें उसमें उन्होंने ऐड ऑन की हैं, लेकिन एंड में उन्होंने जो है इस चीज़ को बता दिया कि औरत जो है वो हकदार है अपने राइट्स की, तो उसको डावर भी मिला, जो प्लॉट था वो भी मिला, वो भी देने का फ़ैसला उसमें हुआ, वो 30 तोले सोना भी देने का फ़ैसला हुआ। और क्योंकि उस केस में इद्दत पीरियड के हद तक जो है वो मेंटेनेंस फिक्स हुई थी, लेकिन कोर्ट ने कहा नहीं, फ्रॉम द सब्स्टिट्यूट ऑफ मैरिज
टिल जो है वो जब मैरिज ख़त्म हुई तब तक उन्होंने 10,000 रुपये के हिसाब से उसका मेंटेनेंस भी फिक्स कर दी। ठीक हो गया। अच्छा, औरत के अज़दवाजी हुकूक से मुताल्लिक़ जो फ़ैसला है, उस फ़ैसले में ये कहा गया है कि जितना जो जिस्मानी जो तशद्दुद है जो है, उस तरह जो ज़हनी अज़ियत है वो भी उतना ही औरत के लिए नुकसानदेह है, या जितना हम उसको अहम समझते हैं। और इसके साथ साथ वो ये भी कहा गया कि अज़दवाजी ज़िंदगी में अगर औरत जो है वो इज़्ज़त और वक़ार के साथ उसका घर में रहना नामुमकिन हो तो ये भी जुल्म के ज़ुमरे में आता है। यानी ज़हनी अज़ियत करना वो भी जिस्मानी तशद्दुद की तरह जुल्म है, और अगर वो घर में अगर वो इज़्ज़त व वक़ार के साथ नहीं रह सकती तो ये भी जुल्म है। इस पर थोड़ा सा आप हमें बताइए। सर जो आपका सवाल है बेसिकली यही चीज़ उस जजमेंट में डिस्कस की गई। एक चीज़ होती है फ़िज़िकल अब्यूज़, किसी को फ़िज़िकली मारना, एक होता है मेंटल अब्यूज़, एक होता है इकोनॉमिकल अब्यूज़। ये तीनों अब्यूज़ के बारे में इस जजमेंट में वाज़ेह तौर पर बता दिया गया और बड़ा डिस्कस किया गया कि बेसिकली ज़रूरी नहीं है कि औरत पे शादी के दौरान फ़िज़िकल अब्यूज़ और वो साबित करे। अमूमन तौर पे हम अपनी पिटिशन में लिखते हैं कि जी ये मारता था, अब्यूसिव था, अब्यूज़ करता था। तो अब्यूज़ इज़ नॉट लिमिटेड ठीक है टू फिज़िकल अब्यूज़ कि जी मारना और मारने का निशान है और आपने साबित करना, मेडिकल करवाना है तो ही जाकर साबित कर पाएंगे। अब्यूज़ इज़ डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक अब्यूज़, फिज़िकल अब्यूज़, मेंटल अब्यूज़। अगर एक हस्बैंड कंट्रोलिंग है, अपनी बीवी पे कंट्रोलिंग पावर रखता है, उसको कंट्रोल करता है, उसको हरासा रखता है, या उसके ऊपर जो है वो ऐसे ऑब्जेक्शंस लगाता है या उस पर शक करके रखता है, या उसके ऊपर उसने ऐसी नज़र रखी हुई है, एस्पायर रखता है, उसकी हर मोमेंट को कटेल करता है, तो इसे दिस इज़ मेंटल अब्यूज़। कि आप औरत को मेंटल अब्यूज़ कर रहे हैं, आप उसको जो है वो उसकी लाइफ, उसका फ्रीडम जो है ख़त्म कर रहे हैं। अब्यूज़ की बात की जाए तो ये मेंटल हेल्थ जो है वो इसलिए इतनी इंपॉर्टेंट है कि आजकल के ज़माने में हमारा जो सबसे बड़ी जो बीमारी है वो मेंटल हेल्थ की है। दिमागी बीमारी से बड़ी बीमारी कोई भी नहीं जा रही, क्योंकि हर बंदा इस टाइम जो है वो मेंटल हेल्थ की वजह से परेशान है। और जब मेंटल हेल्थ एंजाइटी डिप्रेशन में इंसान जाता है तो ऑटोमेटिकली मल्टीपल दवाइयाँ उसकी जो है ना वो बीमारियाँ निकल आती हैं। जबकि और जब आप डिप्रेशन में जाते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली एक ऑटो इम्यून डिजीज़ हो जाता है, जो कि आपकी बॉडी में कोई ना कोई ऐसी बीमारी जो है शुगर, डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर, ये चीज़ें बढ़ा देता है। तो सबसे बड़ा कॉज ये है कि जब आप एक बंदे को अजियत दे रहे हैं तो आप उसको उस अजियत के साथ, उस तकलीफ़ के साथ एक बीमारी भी दे रहे हैं, जो कि सारी ज़िंदगी उसमें से फ़ाइट करना है। तो इस जजमेंट में बता दिया गया कि सिर्फ आपने फ़िज़िकल अब्यूज़ को एक्नॉलेज नहीं करना, आपने उस शख्स की, अगर वो उसमें मेंटल अब्यूज़ की बात करी तो मेंटल अब्यूज़ को भी करना है, और इकोनॉमिकल अब्यूज़ की बात की कि इकोनॉमिक अब्यूज़ किया है। इकोनॉमिक अब्यूज़ ये है कि आप अपनी बीवी को, आपका राइट है मेंटेन करना, टू मेंटेन योर वाइफ, दिस इज़ योर राइट। ये हस्बैंड पे राइट है, ये मेरे पे राइट है कि मैंने अपनी बीवी को जो है वो मेंटेन करना है, लेकिन उस मेंटेनेंस के अंदर उसकी वो सारी ख्वाहिशात पूरी करनी जो जायज़ हैं, वो मेरे पे राइट बनता है। अगर मैं ना करूँ तो ये इकोनॉमिकल अब्यूज़ है कि कोई मेरे से मांगे और मैं ना दे सकूँ, तो दिस इज़ एन इकोनॉमिकल अब्यूज़। ठीक हो गया। अच्छा, हमारे मुआशरे में जो ज़हनी अजियत और नफ्सियाती अजियत को जो है वो मामूली झगड़ा समझा जाता है, तो इस फैसले के बाद ये जो हमारे मुआशरे में एक सोच है, इसमें किस हद तक तब्दीली आएगी? सर, जो ज़हनी अब्यूज़ की बात कर रहे हैं, ज़हनी परेशानी की बात कर रहे हैं, ज़हनी परेशानी जो है वो हम बहुत लाइट नोट पे लेते हैं। ठीक है। लेकिन अगर आपने अभी रिसेंट इंसिडेंट देखा हो कि एक सिटिंग एसपी ने अपने आप खुदकुशी कर ली, वो खुदकुशी किस एलिमेंट पे की है? इसी एलिमेंट पे की है कि वो डिप्रेस था। उसके ऊपर किसी ने तो उसको जो है वो आके गन पॉइंट पे नहीं मारा, लेकिन उसने खुदकुशी की है। अब वो डिपार्टमेंटल प्रेशर था, फैमिली प्रेशर था, या जो भी प्रेशर था, अच्छा, वो कहानी उसके साथ ख़त्म हो गई। ठीक। अच्छा, इस तरह के कई वाक़यात हैं, अगर हम गहे बगाए देखें तो एक तफसील के साथ हमें कुछ अरसे के बाद मिलते हैं। और पाकिस्तान में जिस तरह आप देखते हैं कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ऐसे वाक़यात होते हैं जो रिपोर्ट नहीं होते, जो कि एक बदकिस्मती कह लें, तो इससे वो एक अदाद शुमार जो है वो हम नहीं रख सकते। तो ये भी तो एक मसला है। उसका बेसिक इशू ये है कि हमारे यहाँ पे इस चीज़ की आइडेंटिफिकेशन बहुत लेट क्यों होती है कि हम लोग अपने इर्द गिर्द लोगों को उन पे नज़र नहीं रख पाते कि आइदर वे वो मेंटली तौर पे जो है वो स्टेबल हैं कि नहीं है, और अगर नहीं है तो हम उनको एक टैग देते हैं पागलपन का। हम उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते, हम उनको थेरेपी नहीं देते, हम उनको बताते नहीं हैं कि हम उनको उल्टा क्रिटिसाइज़ करते हैं कि वो बंदा डर जाता है, ठीक होगा, वो बंदा अपने इमोशंस को छुपाना स्टार्ट कर देता है। इसी तरह जैसे जजमेंट में बात की गई है,
तो यही चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट एम्फसाइज़ की गई कि मेंटल हेल्थ कितनी ज़रूरी है। ठीक होगा। अगर एक बंदा या एक औरत, मैं आई एम हैप्पी कि ऐसे लोग केसेस लेकर सुप्रीम कोर्ट आते हैं, वरना यहाँ पे 90% जो ख़वातीन हैं वो केसेस नहीं करती हैं, 90% नहीं लेके आती हैं। उनको पता होता है कि वी कैन नॉट फाइट। मेरे पास, मैं एज एन एडवोकेट अगर देखूँ तो मेरे पास कुछ चंद एक खातून होती हैं, ख़वातीन आती हैं जो कि इस चीज़ पे हौसला अफजाई उनकी होती है कि मैंने कोई फ़ैसला करना है, मैंने अपने राइट के लिए फ़ाइट करना है। वरना 90% जो है वो ऐसी होती हैं कि अच्छा कुछ नहीं होना, क्योंकि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं यहाँ पे वो समझते हैं कि जी ये मर्दों की सोसाइटी है, यहाँ पे मर्द का ही राज चलता है, मेल डोमिनेंट सोसाइटी है। जबकि देखा जाए तो ख़वातीन के राइट्स तो इस्लामिक वे ऑफ लाइफ से चलते हुए आ रहे हैं, और अल्लाह ताला ने जो है वो औरत को हुकूक दिए हैं, एक माँ बना दी, माँ के पाँव के नीचे जन्नत दे दी है, ठीक है। तो ये मतलब इससे बड़ा और क्या हुकूक हो सकता है कि अल्लाह ताला ने एक औरत के पाँव के नीचे जन्नत रख दी है, तो हम उस चीज़ को डायग्नोज ही नहीं कर पाते हैं। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जिसके ऊपर अभी एड्रेसिंग होना ज़रूरी है, और मेंटल हेल्थ का सारा जो एक स्ट्रक्चर है वो इसी पे डिपेंड करता है। सुसाइडल जो है वो ज़्यादातर ख़वातीन क्यों हो चुकी हुई हैं, क्योंकि उनको वो चीज़, वो सपोर्ट, वो सराउंडिंग नहीं मिल पाती, वो प्रोटेक्शन नहीं मिल पाती। वो प्रोटेक्शन देना मर्द का काम है। जब वो प्रोटेक्शन नहीं मिलती है तो वो फिर इस तरह के जो अमवात हैं उनमें मुलव्वस होती हैं। और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम मैं समझता हूँ हमारी कम्युनिटी में है वो ये है कि हम बंदे से बात नहीं करते, हम सुनते नहीं हैं। ठीक है। किसी को सुनना पसंद नहीं करते, उसकी प्रॉब्लम को जानना पसंद नहीं करते। हम उसको टैग देते हैं कि ये ड्रामा कर रहा है, ये ड्रामा कर रही है। तो वो जो उसका ड्रामा होता है ना, वो जब बाद में फिर असलियत में साबित होता है कि वो बंदा कुछ ना कुछ कर लेता है तंग हार के, फिर हम कहते हैं कि काश हमने इसको समझाया होता। ठीक हो गया। अच्छा, कानूनी एतबार से खुला का जो है वो क्या कॉन्सेप्ट है, और अदालत के इस फैसले में जो खुला के बारे में क्या जजमेंट दी गई है? सर, इस कॉन्सेप्ट में जो खुला के बारे में बताया गया है कि बेसिकली खुला है क्या। खुला बेसिकली औरत को राइट दिया गया है, औरत को राइट दे दिया गया है कि वो अपनी शादी अपनी मर्ज़ी से ख़त्म कर सकती है। ठीक है। इस जजमेंट में ये बता दिया गया कि आपको खुला के लिए किसी मर्द की जो है वो परमिशन की ज़रूरत नहीं है, किसी और बंदे की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अदालत में जा रहे हैं तो आप अदालत में जाकर उनको बताएं कि मैंने खुला लेनी है ऑन द बेसिस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, मेरी ये ग्राउंड्स हैं। आप अपनी ग्राउंड बताते हैं कि जी वो मुझे मेंटल अब्यूज़ करता है या फिज़िकल अब्यूज़ करता है, तो फिज़िकल अब्यूज़ करने के लिए आपको कोई सर्टिफिकेशन नहीं लेके आनी। इवन अगर आप मेंटल अब्यूज़ भी कर रहे हैं, आप उसको दिमागी तौर पर हरासा कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं, तो वो भी ग्राउंड है खुला की। तो कोर्ट एम्फसाइज़ करेगी और वो उसकी बेसिस के ऊपर आपको खुला देगी। ये नहीं कहेगी कि नहीं जी आप पहले साबित करें, या मर्द आएगा या वो साबित करेगा। तो ये तो एक रजीम चलती भी आ रही है कि औरत जो है वो चाहे तो कोर्ट जाती है और खुला लेके आ जाती है। उसमें रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं होगी कि मर्द आएगा या बोलेगा कि जी फला करना है, और औरत का राइट है। वो इस्लामिक तौर पे, इस्लामिक वे ऑफ लाइफ में बता दिया कि खुला औरत का राइट दे दिया कि मर्द को तलाक का राइट है, वो 3 दफ़ा तलाक दे सकता है। इसी तरह औरत का राइट है कि वो जाके कोर्ट में अपना केस दायर करती है, खुला ले सकती है। ठीक हो गया। अच्छा, अगर एक मर्द की पहली शादी हुई है और वो उसके साथ अगर दूसरी शादी कर लेता है, तो इसमें औरत के हुकूक क्या हैं, और इस फैसले में जो दूसरी शादी से मुताल्लिक जो है वो क्या जजमेंट दी गई है? शम्स साहब, वेरी हैप्पी कि मेरे से ज़्यादा जजमेंट आपने पढ़ी हुई है, जिसकी डेप्थ सारी पता, आपको क्रक्स पता है। इस जजमेंट में भी यही सेकंड मैरिज के बारे में बात की गई कि बेसिकली हस्बैंड ने पहले से शादी ऑलरेडी की हुई थी और वो उस खातून को पता नहीं था, जब बाद में चला पता कि ऑलरेडी शादी। तो बेसिकली हमारा जो लॉ है वो इसको पॉलीगमी कहता है कि पहली बीवी की शादी अगर हुई हो, या अगर पहली बीवी की इजाज़त के बगैर दूसरी शादी करें तो पॉलीगमी में आता है, जिसकी सज़ा जो है 6 माह कैद है और 3 लाख जुर्माना है। पॉलीगमी आता है कि अगर आप परमिशन के बगैर शादी करें। अब इस सूरत हाल में भी उसने एक झूठ बोला कि ऑलरेडी शादी की हुई थी और दूसरी शादी कर ली, तो इसकी बेसिस के ऊपर जब उसने डिसोल्यूशन फाइल किया तो कोर्ट ने उसको एनालिसिस ही नहीं किया, और अब आगे सुप्रीम कोर्ट ने एनालिसिस किया कि जो उसकी खुला है वो ऑन दिस बेसिस हुई है कि विदाउट परमिशन ऑफ फर्स्ट वाइफ शादी की गई है। अच्छा। और सेकंड बीवी को पता ही नहीं कि पहली ऑलरेडी शादी हुई है, इजाज़त ली है कि नहीं ली है। और ये जुर्म है, लेकिन जुर्म की जो है वो तब भी होगी जब पहली बीवी केस फाइल करेगी पॉलीगमी का। पहली बीवी की इजाज़त के बगैर दूसरी शादी करना कानूनन जुर्म है? जुर्म है, इसको अच्छा। पॉलीगमी कहते हैं। ओके। ये जुर्म है कि आप पहली बीवी की इजाज़त के बगैर दूसरी शादी करें तो पॉलीगमी में आता है। इसकी सज़ा है 6 माह कैद या 3 लाख जुर्माना। ठीक है, इसमें जो है वो शादी जो है इर्रेगुलर होती है, वॉइड नहीं होती है। जो दूसरी शादी है वो होती रेगुलर ही है लेकिन वॉइड नहीं होती। तो
तो ये एक सेगमेंट होता है जिसमें पहली परमिशन, वाइफ की परमिशन लेना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब वो ख़वातीन जो अज़दवाजी ताल्लुक़ में हैं, शादीशुदा हैं और वो ज़हनी अज़ियत बर्दाश्त कर रही हैं, तो उनको आप क्या पैगाम देंगे और मर्दों को क्या पैगाम देंगे, शोहरों को? सर जो ख़वातीन ज़हनी अच्छा दो कैटेगरीज़ हैं। एक कैटेगरी है कि जो बेसिकली प्रॉब्लम में हैं, तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहले फ़ैसला लेने से पहले ना आप अपने बड़ों से रुजू तो करें। अच्छा, मसला ये है कि हमारे बड़े भी जो है ना वो एक मिसकंसेप्शन देते हैं, तो सबसे ज़रूरी है कि आप एक थेरेपिस्ट के पास जाएं, इंडिपेंडेंट माइंड के पास जाएं। मैं थेरेपिस्ट का नाम इसलिए ले रहा हूँ, शायद आपकी ज़िंदगी में कोई आपका मोटिवेशनल स्पीकर हो, कोई आपकी ज़िंदगी में आपका मेंटोर हो, तो अपने मेंटोर के पास जाएं, वो आपको अंडरस्टैंड करता है। जब आप उसके पास जाएँ और अपनी प्रॉब्लम बताएंगे ना, तो वो आपको आपकी ही स्टोरी के मुताबिक एक सोल्यूशन निकाल के बताएगा कि आइदर वे इफ़ द फॉल्ट इज़ इन यू और द अदर पर्सन। कई दफ़ा ऐसा होता है कि फ़ॉल्ट इंसान के अंदर होता है, वो दूसरों को इल्ज़ाम लगाता है। तो ऐसा फॉल्ट पहले अपने अंदर ढूंढें कि अगर आपके अंदर फॉल्ट है, कहीं पे आप लैकिंग कर रहे हैं, तो उसको इम्प्रूव करें। शायद आपकी इम्प्रूवमेंट के बाद वो चीज़ ठीक हो जाए और आपको उस फैसले की तरफ जाना ना पड़े। क्योंकि मैं ये इस चीज़ पे हमेशा एम्फसाइज़ करता हूँ कि फैमिली केसेस में मेरी कोशिश होती है कि मैं केसेस में आर्बिट्रेशन एज एन आर्बिट्रेटर बैठूँ, मैं उस केसेस में फ़ैसले ना करवाऊँ, खुला ना कराऊँ, घर मत तबाह करूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं पे गलती जो है वो औरत या मर्द में से दोनों की होती है, जिसको वो सॉल्व नहीं कर पाते। तो पहले कोशिश होनी चाहिए कि सॉल्व करें आपस में म्यूचुअली तौर पर। नहीं सॉल्व होती तो किसी एक ऐसे बंदे के पास जाएं जो कि आपको समझ सकता है। अगर आपको ये फील होता है कि वो बंदा अगर आपको स्क्रीन सिग्नल दे कि फॉल्ट तुम्हारे में नहीं है, तुम एक ऐसी शादी में हो जिसकी वजह से तुम्हारी मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही है, देन यू हैव अ राइट कि आप खुला फाइल करें। लेकिन मर्दों के लिए भी ज़रूरी है कि वो अपनी बीवियों को बीवी समझें। कल को ये चीज़ ज़रूरी है कि अगर उनकी आने वाली औलाद इस चीज़ से गुजरे और इसी तरह अगर उनकी बेटी माँ के साथ ये किया जा रहा हो, तो वो क्या फील करेंगे। तो औरत को औरत की वैल्यू समझें। औरत की वैल्यू इस्लाम में बहुत ज़्यादा है। हमारे पैगंबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत औरत को जो है वो एक इज़्ज़त दी। पहले यानी आपके कहने का मतलब ये है कि औरत को ज़ाती जागीर ना समझा जाए, उसे एक ह्यूमन इंडिविजुअल के तौर पर ट्रीट किया जाए। सर आर्टिकल 24 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इक्वालिटी की बात करता है। ठीक है, हर बंदे को राइट है इक्वलिटी का। इसमें ये नहीं है कि औरत या मर्द जो है वो मर्द के साथ मर्द से बड़ी है या औरत छोटी है। इक्वल की बात की, इक्वल राइट्स हैं, हर जगह इक्वल राइट्स हैं। लेकिन हमारे माशरे में हम औरत को फिर भी एक सेगमेंट बना के शॉर्टेस्ट जो है उसमें रखते हैं। कहीं पर सरकारी जॉब देनी तो एक कोटा रखा हुआ वुमेन का, 5 सीटें रख दी हैं, 95 सीटें मर्दों की हैं या 90 सीटें मर्दों की हैं, 5 सीटें जो है डिसेबल्ड की हैं और 5 सीटें जो है वो ख़वातीन की हैं। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे भी थोड़ा सा अनजस्ट होता है कि कई ऐसी जॉब्स हैं जहाँ पे मर्द के बराबर में औरत जो है ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकती है। तो वहाँ पे ओपन कोटा रखें, जो आता है करे, तो बहुत चीज़ें एम्फसाइज हो सकती हैं, बहुत चीज़ें चेंज हो सकती हैं। ठीक हुआ। हारिस शहजाद साहब, प्रोग्राम में शिरकत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मियाँ बीवी का ताल्लुक़ जो है वो मुकाबले का ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि एक दूसरे के एहसास का ताल्लुक़ है, एहसास का रिश्ता है। और अगर मियाँ बीवी कुछ मसाइल का सामना कर रहे हैं तो मियाँ बीवी जो हैं वो आपस में बातचीत और मुकालमे की आदत डालें और एक दूसरे से बातचीत करके इन मसाइल को हल करें। इस प्रोग्राम के हवाले से अपना फ़ीडबैक कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगले प्रोग्राम तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।